हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप अपने जी जान को भी लगा करके बैठ चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और आपको पता होगा कि आप सभी को इस चैनल पर, जिसका नाम है, आपका इस चैनल का नाम है ग्रोसर अकादमी, और इस पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार, ठीक है। और इसी चैनल पर आप लोगों को हिंदी का आपका जो सब्जेक्ट है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एक टीचर है जिनका नाम है अंकित सर, वो ले रहे हैं। और बाकी और भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और उनका काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, वो पढ़ाते भी हैं और साथ में उस चीज को आपके दिमाग में फिट करने का भी काम करते हैं। आप सबको पता होगा कि आप सबने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 1 को देख लिया है और पार्ट 2 को हम देखने चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये मैंने जो यहाँ पर जो पीडीएफ लिया है वो मैंने खुद के बुक से लिया है, जो मैंने बुक को खुद से क्रिएट किया है। मैंने इस बुक को ऐसे क्रिएट किया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर आकर के इसे YouTube चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का क्लास क्या है। इससे पहले आपको थोड़ा सा ऊर्जावान करने के लिए हमने आपके लिए एक यहाँ पर मोटिवेशनल कुछ चीज लेके आ गए हैं, जिससे कि आप उससे थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और पढ़ाई में बेहतरीन तरीके से मन को लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो ये देखते हैं कि हमारे पास आज का जो क्यूज है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का क्यूज आपके सामने दिख रहा है कि अगर अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है उसके बीच कोई तुलना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप दूसरे से तुलना मत करो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई साहब, जैसे मान लो कि इंसान तुलना करते हो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं। आप भी अच्छे हो सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसा मेहनत करना पड़ेगा, तब कर पाएंगे तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सूर्य कभी चंद्रमा का समय ले लेता है, चंद्रमा कभी सूर्य का समय ले लेता है, नहीं करता ऐसा, क्योंकि मुझे पता है हमारा जब समय आएगा तो मैं खुद ही चमकना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से रापसी के स्टाइल में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और आप भी अपने दिल को थाम करके बैठ जाइए और आप भी समझने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पहला स्लाइड क्या दिया हुआ है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था लगभग अपचयन क्रिया और उपचयन क्रिया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब उसके आगे की चीजों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के दौरान ऊष्मा का बर्बादी होता है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं और वहां पर ऊष्मा निकलता है तो वहां हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अभी हम अपने माउथ से अगर अपने ठंडी के समय में अपने हाथों पर अगर फूंकते हैं तो हमारे हाथ पर थोड़े से क्या होते हैं? ऊष्मा जैसा आने लगता है, मतलब गर्माहट लगता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दे रहा है, ठीक है ना। तो जैसे में क्या होगा कि Na2O प्लस CO2। Na2O का मतलब होता है सोडियम ऑक्साइड और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? Na2CO3। कहने का मतलब ये आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब एक बात समझिएगा अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके समझना क्या है कि ये बताइए कि अगर ऊष्मा बर्बाद होगा, अगर ऊष्मा अगर खत्म होगा तो चीजें जुड़ेंगे कि घटेंगे, टूटेंगे? तो आप सिंपल जानते होंगे कि चीजें जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या हो जाएगा? खत्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसी अभिक्रिया को हम एक और नाम से बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आपके सोडियम ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ऊष्मा निकलेगा, इसी को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको
ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे की ओर और देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या देखना है हम लोग को? हम लोग को देखना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई क्रिया हो और उसमें ऊष्मा अवशोषित हो, क्या हो, ऊर्जा अवशोषित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम उसे बोलेंगे, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, जल है। हमारे पास क्या है, जल है, H2O है। जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसमें हम उष्मा देंगे, मतलब जब इसमें हम आग देंगे तो क्या होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2 प्लस क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये यहां से आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वियोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने पर ऊर्जा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके जो है कि ऊर्जा क्या होगा, अवशोषित होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास Na2CO3, वही चीज उसी को हमने जस्ट विपरीत करके बनाया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और जब यहाँ पर हमने क्या किया, जब यहाँ पे हमने डेल्टा ई क्या दिया, डेल्टा ई मतलब यहाँ पर हमने उष्मा दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका सोडियम ऑक्साइड और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, सोडियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट करके ये क्या हो गया, बन गया। इसी को हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं आगे जो अपने पास होगा कि अपने पास आगे क्या है, वो दिया हुआ है आपके पास हीट एंड ट्रायल विधि। ये आपके पास क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हीट एंड ट्रायल विधि ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा होता है कि इसके नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि इस नियम के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित किया जाता है। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित क्या होता है, चरणों में किया जाता है। कहने का मतलब कि जो हीट एंड ट्रायल विधि होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे हम क्या करते हैं, संतुलित करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इस विधि के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि उसके लिए भी कुछ यहाँ पर नियम है। उन नियम को फॉलो करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग आगे काम को कर सकते हैं, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला क्या बोला इसमें, असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। पहले इसने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बोल रहा है कि सबसे पहले हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि सभी तत्वों या यौगिकों को एक बॉक्स में बंद करेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी तत्वों या यौगिकों को एक बॉक्स में क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। इसके बाद तीसरा बोल रहा है कि फिर क्या करना है, सभी तत्वों को गिन लिया जाता है। सभी तत्वों का हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे कि कौन तत्व कितने बार दिया गया है। उसके बाद क्या है कि जो भी बदलाव करना होता है, हमें जो भी बदलाव करना होता है वो हम कहाँ करते हैं, तो बॉक्स के बाहर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बॉक्स के बाहर में किया जाता है। उसके बाद पांचवा क्या बोल रहा है कि अब तीर के दोनों तरफ आपके पास, आपने देखा होगा कि रासायनिक जो समीकरण होता है उसमें एक तीर लगा होता है। इसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन
और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना। इस तीर के इधर क्या होता है रिएक्शन, इधर क्या होता है प्रोडक्ट। उसी की बात कर रहा है कि अब तीर के दोनों तरफ सभी तत्वों को बराबर किया जाता है। सभी तत्वों को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। इसके बाद अब अंत में क्या हुआ, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक चीज बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि भाई आपको हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि अगर YouTube पे हमारे पास अगर कोई आए तो मैं चाहता हूं कि अगर वो यहाँ पर आए तो लौट करके वापस ना जाए, ये सोच करके कि सर ने क्या पढ़ा दिया है। लेकिन मैंने यहाँ पे वही चीज पढ़ा है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप आगे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कंकाली समीकरण क्या होता है। क्या एक होता है कंकाली समीकरण और एक होता है आपका संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसे रासायनिक समीकरण जो असंतुलित होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। बात समझ आ रहा है। कहने का मतलब कि ऐसे रासायनिक समीकरण जो कि कैसा होता है, असंतुलित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। अब यही बात है लिखा है नोट करके कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही क्या बोला जाता है, कंकाली समीकरण कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि कंकाली समीकरण क्या होता है। बहुत बच्चे सोचते कि कंकाल होता होगा। भाई साहब रासायनिक विज्ञान में कंकाल ला के खड़ा कर दो तुम ना, यही कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ नहीं, ये तात्पर्य नहीं। तात्पर्य यह है कि जो हमारे पास समीकरण होगा उस क्या होगा कि उसका जो रिएक्शन होगा और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों का जो नंबरिंग होगा, जो दोनों के जो आपके तत्वों का संख्या होगा वो अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा संतुलित समीकरण। आगे क्या है, संतुलित समीकरण। अरे होता क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। संतुलित समीकरण होता है आपके पास ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर आपका इधर क्या हो जाएगा अभिकारक, इधर क्या हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक और इधर आपका हो जाएगा उत्पाद, क्या हो जाएगा उत्पाद। तो आपका जो अभिकारक है मतलब रिएक्शन और आपका जो क्या है उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम कहेंगे संतुलित समीकरण। ठीक है। अब आगे के लिए ध्यान दीजिए। आगे क्या है, आगे आपके पास कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम और सूत्र है। क्योंकि अब अगर इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया और अच्छे से देख लिया तो उम्मीद है कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और आपके जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके 10th लेवल के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर आपके 10th लेवल में कहीं पूछने वाला है भी नहीं। क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ है इस एग्जाम को हमने बहुत समय से देखा है। ठीक है ना। और देखता है और जो मैं बोलता हूँ यकीन मानिए उतना ही कर पाता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, रासायनिक के सूत्र और इसके क्या है यौगिकों का नाम लिखा हुआ है। पहले हमारे पास क्या है H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। आगे है FeSO4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। ठीक है। इसके आगे क्या है CuSO4, इसका क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है ZnSO4, इसका क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। इसी प्रकार से एक और होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वो क्या होता है Na2SO4। क्या हो जाएगा Na2SO4, इसी को हम क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम सोडियम सल्फेट, सोडियम
सल्फेट है। अब एक आपको हम बात समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पुष्पा कभी झुका नहीं है और कभी झुकेगा भी नहीं। ठीक है, समझेंगे कैसे? आपको बता रहे इसे हम बोलते हैं सल्फेट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सल्फेट। और सल्फेट में एनी टाइम माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी यौगिक जब बनता है तो वो आपका क्या होता है, वो उदासीन होकर के तब बनता है। उसका जो चार्ज होता है वो उदासीन होना चाहिए। तो अगर एक कह रहा है कि भाई मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि Na पर होता है प्लस, Na पर क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर 2 बार है तो भाई 2 बार प्लस हो जाएगा। अब बताओ कि 2 बार प्लस और 2 बार माइनस आपका क्या बन जाएगा? शून्य हो जाएगा। तभी जाके आपका बन जाता है Na2SO4। तो सिंपल सी बात, आगे की चीजों का नाम लिखते जाओ, पीछे आप SO4 लगाते जाओ, आपका सल्फेट बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 है तो H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। SO4 का मतलब सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट। Fe का मतलब होता है फेरस, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। Cu का मतलब होता है कॉपर और SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो भाई साहब आगे के नामों से सब चीजें बनते चले जाते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आगे आपके पास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी जो चौक होता है जिसको हम लोग खड़िया बोलते हैं, खलिया या फिर खड़िया बोलते हैं, चौक बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 होता है। संगमरमर। अब संगमरमर ऐसा मत समझ लेना कि अगर जो साथ साथ मरे उसे संगमरमर कहते हैं, ऐसा मत समझना। संगमरमर एक प्रकार का क्या होता है? एक पत्थर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद अंडा का छिलका। अंडा का छिलका सब लोगों ने देखा होगा, भाई साहब अंडा तो खाते होंगे। और जिसने बोला कि नहीं खाते फिर बताना हमसे बाद में आके मिलकर बात नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अंडा का जो छिलका होता है इसमें भी क्या होता है? CaCO3 पाया जाता है। ठीक है ना? अब आगे आगे पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वही काम किया है बेहतरीन तरीके से कि सबको नाम से लिखा है, सबको नंबरिंग करके लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब क्या होता है कि CO3 पर भी माइनस माइनस होता है। चार्ज क्या होता है? माइनस माइनस होता है। इसलिए इसे 2 पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? 2 पॉजिटिव चाहिए, तब जाकर के 2 नेगेटिव को क्या करेगा? शून्य कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? Na2CO3। इसके बाद आपके पास क्या है? फेरस ऑक्साइड। क्या है? फेरस ऑक्साइड Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके पूरे बुक में मैंने इसको बहुत जगह पे देखा है। तो क्या है? Fe2O3। इसके बाद है आपका धावन सोडा Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। ये क्या होता है? धावन सोडा। अब आपसे अगर पूछेगा कि धावन सोडा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो हम कहेंगे कि जल के जो अणु होते हैं वो 10 होते हैं, 10 अणु होते हैं। ओके, इसके बाद आपका NaHCO3। NaHCO3 का मतलब होता है आपके खाने का सोडा। क्या होता है? खाने का सोडा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब खाना खाने के बाद लोग बोलते हैं बाय बाय। बाय बाय का मतलब बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब खाने का सोडा, और इसके बाद बचा सोडियम कार्बोनेट, तो धावन सोडा। इसके बाद आपके पास है CaSO4 2H2O। इसका मतलब होता है आपका CaSO4 2H2O का मतलब होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। सम का मतलब दो, सम का मतलब दो। तो क्या हो जाएगा आपका? सम मतलब दो, इसका मतलब सम हो गया। अब बचा क्या? CaSO4, मतलब कि जीप में कितने चक्के? 4 चक्के होते हैं। तो क्या हो जाएगा? CaSO4 और 2H2O जिप्सम का हो जाएगा। ठीक है, आगे CaSO4 ट्वाइस हाफ H2O। अगर यहाँ से जो पानी के 1.5 अणु अगर निकल जाए तो वो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।
इसके बाद ध्यान दीजिएगा CaOCl2। CaOCl2 का मतलब होता है विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इससे हम लोग गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए भी इसको हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना, किसको? तो विरंजक चूर्ण को, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं। आगे अपने पास क्या दिया हुआ है कि फिटकरी का सूत्र। क्या है? फिटकरी का सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि अभी तक आपका रासायनिक अगर किसी का अगर नाम है, रासायनिक अगर किसी का सूत्र है, तो वो आपका फिटकरी का ही है। क्या है? K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। ये क्या होता है? फिटकरी का सूत्र होता है। NaCl को लगभग सब लोग जानते हैं कि नमक का होता है। NaCl क्या होता है? नमक। और ये भी प्रबल लवण है। क्या है? प्रबल लवण है। इसके बाद H2O सब लोग जानते हैं, जल। H2O क्या होता है? जल। इसके बाद NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कहते हैं कास्टिक पोटाश। इसी को क्या कहते हैं? कास्टिक पोटाश। इसके बाद HCl, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई अम्ल है तो वो आपके पास HCl है। ठीक है, इसके बाद K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और जाओ, दो चार इसमें बचे इधर भी सूत्र जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब क्या है? ये आपका है AgCl। क्या है? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। इसके बाद C6H12O6। C6H12O6 ये हो जाएगा फ्रक्टोज, और क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, और क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है? ये दिया हुआ है C12H22O11। चार्जिंग